ठीक है। तो राइट, नहीं हम जो बताएंगे वो प्रैक्टिकली पॉइंट है इससे, हाँ, वो बुक्स वाला कोई नहीं है, जो हमने किया है प्रैक्टिकली, जो हमको एक्सपीरियंस हुआ है, दैट हम आपको शेयर करेंगे। तो थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी दोनों मिक्स करके बात करेंगे, हाँ, ठीक है ना। सो आप लोग भी करते हैं कुछ कल्टिवेशंस? कितने लोग करते हैं कुछ भी? किसी कोई झाड़ लगाते हैं या कुछ भी? सबके घर में हुआ ऑलमोस्ट। और क्या क्या अभी वेजिटेबल में क्या लगाते हैं आप लोग? तो यही ठीक है, बहुत अच्छी, एक तो समस्या मिला। ऐसी समस्या हमको चाहिए, हाँ, ताकि हमको भी कुछ काम करने का अपॉर्चुनिटी मिले। ओके, और क्या आप लोग लगाते हैं? लगाते बहुत कुछ, मतलब बताए नहीं क्या लगाते हैं, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ आ गया। हाँ, सब्जी भी लगाए हैं, सब्जी भी लगाते हैं, वेजिटेबल भी लगाते हैं। अच्छा। हम्म, अच्छा, ग्रोथ नहीं है। कहाँ से आती है मैडम, किस एरिया से बिलोंग करती हैं आप? पिलार से, तो उधर तो स्टोन तो बिल्कुल नहीं, मिट्टी अच्छी है पिलार की। अच्छा, और आप लोग क्या लगाते हैं? थोड़ा इंटरेक्शन रहेगा, लेक्चर कम इंटरेक्शन रहेगा। ठीक है, और क्या आप लोग लगाते हैं किरण भाई? मैडम, यस यस यस। और क्या लगाते हैं? थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे लेक्चर में थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना है। और क्या लगाते हैं आप लोग? वो लगा रहे हैं, वो सबसे मेन प्रॉब्लम। मैं जिधर भी जाता हूँ लेक्चर देने के लिए, बोलने के लिए, सबसे पहले सर पीकॉक मतलब मोर, मंकी और पानी। नहीं नहीं, किधर गया? पानी भी नहीं मिलता है मैडम। अभी मैं गया था, लास्ट वीक गया था केरी साइड में, साकली केरी साइड में। मंकी तो है, पानी का भी थोड़ा है। तो एक्चुअली क्या करेंगे, वो मंकी भी किधर जाएंगे? समझ। ठीक है सर, ला रहे हैं सर, थोड़ा सा एक मीट आ जाते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके। वो लेके आ रहा हूँ सर, लेके आ रहा हूँ सर, मैं 100% लेके आ रहा हूँ सर, लेके आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ओके फाइन। सो वो तो कॉमन है, अब उसको कैसे? देखिए, दो तीन सोल्यूशन है उसको, थोड़ा मोटा मोटा सोल्यूशन है। हमारे एक बायो रिप्लेंट करके है, बायो रिप्लेंट। उसमें स्मेल मतलब ऑर्डर स्मेल आता है। तो मैं ये नहीं बोलता कि 100% मंकी नहीं आएगा। हम घर में, मेरे घर में खुद किचन गार्डन हम लोग करते हैं, मेरी वाइफ खुद करती है किचन गार्डन। तो वो एक बायो रिप्लेंट करके वो यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ मिलेगा एक साइंटिस्ट हार्टिकल्चर की, वो देगी, आपको चाहिए तो हो सकता है सेकंड गिव। वो ठीक है, और मैनुअली दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, समझ गए। पिकॉक का भी वही, जैसे फेंसिंग कर दिया, या फेंसिंग से नहीं होता तो पहले पुराने कैसेट्स आते थे, उनके अगर घरों में जिसके होगा तो वो वायर जो होते हैं ना कैसेट्स के, वो जब लाइट पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होता है। और नहीं तो नया परचेज भी कर सकते हैं, वो भी होता है। तो चीज़ें हैं। तो अभी ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा पॉइंट पे आते हैं अपने। अभी देखिए कि पहले आपने बोला कि हम लगाते हैं लेकिन आते नहीं। चलो, बंदर तो डैमेज की अलग बात है, लेकिन ज़मीन में लगाए तो वो आना चाहिए ना। ये प्रश्न है कि अगर हमने कोई भी सीड डाला तो उसको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण होगा, या तो आपने जो बीज डाला, सीड डाला है, वो बराबर नहीं है, एक्सपायरी हो गया होगा। हाँ, जैसे आप तो सब लोग थोड़ा साइंस है, सब लोग आंगनवाड़ी, मेरी खुद की बुआ बताता हूँ, वो सी इज आंगनवाड़ी वर्कर। तो साइंस वो में जितना डॉक्टर जानते हैं ऑलमोस्ट मोटा मोटा वो भी जानती है। तो हम लोग घर में बोलते हैं डॉक्टर ही है जैसे है। तो साइंस थोड़ा मोड़ा जाता है। तो जैसे अगर आपने सीड डाला तो कुछ तो रीजन होगा। पहला तो सीड या तो उसकी एक्सपायरी होगी, या सीड पुअर क्वालिटी का होगा। दूसरा, आपने जैसे अगर पूरा बराबर डिगिंग नहीं किया, उसको मिट्टी को सॉफ्ट नहीं किया, ठीक है, अगर वो अपने स्टोन्स रहा तो बाहर नहीं आ पाए। छोटे सीड की बात कर रहे हैं, बड़े सीड की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तीसरा रीजन हो सकता है कि कोई बीमारी लगा तो गया। चौथा रीजन, आपने ज़्यादा पानी डाला तो सड़ गया। ये सब बहुत सारे, खेती में क्या है ना, एक फैक्टर नहीं होता है, एक फैक्टर से नहीं बोलेंगे हाँ इसके वजह से, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उसमें एक फैक्टर में थोड़ा आज हम बताएंगे, थोड़ा मिट्टी के बारे में। क्या होता है कि
जब मिट्टी अच्छी होगी तो हम बोलते हैं ना हमारा शरीर अच्छा होगा। अभी आप बोलेंगे कैसे? आप सभी आंगनवाड़ी लोग का सब ऑफिसर में काम करते हैं, अगर मिट्टी हेल्दी है तो हमारी बॉडी हेल्दी है, नहीं तो अगर मिट्टी हेल्दी नहीं है तो हमारी बॉडी भी हेल्दी, कितना भी खा लो नहीं हेल्दी होगी। कैसे? वेदर आई एम दिस यूजिंग द सेंटेंस इट इज राइट और रॉन्ग? क्या तो फिर राइट कैसे हुआ और रॉन्ग क्यों नहीं हुआ? दोनों बताइए। सॉयल, वही वही हम यूज़ करते हैं। तो अगर उस सॉयल में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होगी तो आपके वेजिटेबल में भी डिफिशियंसी होगी और अल्टीमेटली हमारी बॉडी में होगी। ठीक है ना? पहले आप देखिए, आपने थोड़ा सा एवरेज आप देखिएगा, पहले जो लाइफ स्पैन होता था लोगों का ऑलमोस्ट 70 और 80 होता था। अभी क्यों हो, अभी ऑलमोस्ट 60, 55, 60, 62 इज एवरेज लाइफ स्पैन। ऐसा क्यों हो गया? वट, जमीन वही है, खाना वही है, दुनिया वही है, लेकिन लाइफ स्पैन क्यों कम हो गया? हाँ वही हाँ वही आप देखिए, बहुत अच्छा कंपेयर करने के लिए, लेकिन गांव में है और शहरों में नहीं है। व्हाट इज द रीजन? मे बी देर आर सेवरल फैक्टर, बट एक फैक्टर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शहर में हमारा जो खाने का पैटर्न है ना वो डिफरेंट है कंपेयर टू द गाँव। आप लोग सब आंगनवाड़ी हैं लोग, आप लोग देते हैं, हमारा जो मेन डाइट है, आप देखेंगे हमारा मेन डाइट में रिच क्या है? व्हाट इज द रिच रिच सोर्स? हमारा मेन डाइट का रिच क्या है? सबसे ज़्यादा हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसमें बताइए सबसे ज़्यादा हम क्या खाते हैं? अपनी थाली में देखिए तो सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? नो, रॉन्ग। फैट हम तो कम खाते हैं, क्या मैडम? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट। आप अपनी थाली देखिए, हमारी हम मैं अपनी थाली देखता हूँ, आपकी थाली को नहीं देख रहा, मेरी थाली में देखिए, इतना सारा चावल, इतनी सारी चपाती और दाल, कहीं इतना थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? थोड़ी सब्जी होगी, ठीक है, थोड़ा जो पिकल उकल होगा। क्या होना क्या हमको क्या चाहिए? नहीं, हमको खाने को क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए। आई एम राइट और रॉन्ग? राइट ना? प्रोटीन क्योंकि इज मेड फॉर द टिश्यू फॉर्मेशन। तो जब सबसे ज़्यादा प्रोटीन हम खाते हैं एज पर तो हमको खाना चाहिए, लेकिन होता क्या है? वी आर ईटिंग मोर कार्बोहाइड्रेट, लेस प्रोटीन। तो जब कार्बोहाइड्रेट जाएंगे इट विल कन्वर्ट इनटू अ फैट फॉर्म। जब आप थोड़ा सा आप जाएंगे ना उसका साइकिल में, वो होता था पहले हम लोग को 12th में पढ़ाया जाता था, ग्लाइकोलाइसिस, केटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, पता है आप लोग हो गए? तो उसमें क्या होता है, जब जो कार्बोहाइड्रेट होता है इट विल कन्वर्ट इनटू द फैट फॉर्म और डिपॉजिट हो गया, और फैट तो आप खाते ही हो, अलग बात है। तो वो हो गया। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा अपना हैबिट चेंज करना। दूसरा जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने चलो हम दाल खा ही रहे हैं, लेकिन प्रोटीन का कंटेंट लेस है। जो क्वालिटी ऑफ फूड बोलते हैं ना, जैसे ऑर्गेनिक, हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्जी खाएंगे, क्यों इनऑर्गेनिक नहीं खाएंगे? क्योंकि पेस्टिसाइड बहुत है, और पेस्टिसाइड हुआ तो हमको कैंसर होगा। इज इट? लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो अगर हमको हेल्दी फ्रूट बनाना है, ऑर्गेनिक बनाना है, तो पहले हमको मिट्टी को ऑर्गेनिक करना है, तभी जाके वो हेल्दी और ऑर्गेनिक फूड मिलेगा। ठीक है? तो उसके लिए बहुत बहुत दिन लगेगा, मतलब समझिए अगर उसके बारे में बात किया जाए तो 2-3 घंटे लगेंगे। तो एवरेज बहुत बता रहा हूँ कि कम से कम जब भी आप खेती करने जाएं तो थोड़ा हेल्दी करना है सॉइल को। कैसे करेंगे हम एक मोटा मोटा आइडिया बताएंगे। हाँ, बोर तो नहीं हो रहा है ना आप लोग? बोर होंगे तो बता देंगे, हम बीच में ही बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है सब, क्योंकि बोलने से क्या फ़ायदा जब आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, चलिए। तो अब हम हेल्दी सॉइल बनाने के लिए क्या करेंगे? तीन एक मोटा मोटा आइडिया है, काम करते हैं। पहला हमने लिखा था सॉइल टेस्टिंग, दूसरा लैंड प्रिपरेशन, तीसरा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। यहाँ के केस में दिस इज मैटर ऑफ मेकिंग अ होम गार्डन है ना, समझ गए? हम चाहते तो लैंड प्रिपरेशन को पहले लिखते, सॉइल टेस्टिंग को बाद में लिखते, और न्यूट्रिएंट ऐसा मैनेज कर सकते थे। इसका ऐसा करने का भी एक लॉजिक है। पहले, हर सॉइल में हर क्रॉप नहीं हो सकती, एक प्रॉब्लम होता है, समझ गए ना? सपोज का कोई सॉइल है और उसकी क्वालिटी किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए नहीं है, तो उसमें कितना भी मेहनत कर लो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा, समझ गए? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि बिहार में लीची बहुत अच्छी होती है, अगर लीची लाके गोवा में डाल दें तो नहीं होगा, क्योंकि क्लाइमेट एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया सॉइल, बराबर ना? तो सॉइल इफेक्ट है। तो सॉइल टेस्टिंग है, लैंड प्रिपरेशन है, और ये है।
तो पहले मीनिंग से क्या आप समझ रहे हैं? फर्स्ट आपसे क्या समझ रहे हैं सॉइल टेस्टिंग? कभी आप अभी मैडम आई थिंक आपने बोला होगा, अब मैं सुन रहा था कि मैडम जो बोल रहे थे कि आप लोग मडगांव गए थे समवेयर और सॉइल टेस्टिंग के बारे में कुछ कराया था, आपके डायरेक्टर बोल रहे थे। हाँ, कुछ बोल रहे थे ना अभी लेक्चर में। हाँ, हमको थोड़ा सा कोंकणी तो आता ही है, समझ तो जाते ही हैं 10 साल में। तो सॉइल टेस्टिंग क्या होता है? सॉइल टेस्टिंग कराने से क्या है, क्या मैडम, कम से कम एक आइडिया आपको मिल जाता है कि अगर मैं किचन गार्डन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जब आप कोई होम गार्डन का आप सजेशन देंगी फॉर एग्जांपल अपने सबऑर्डिनेट को चाहे फार्मर्स को, तो सबसे पहले आपको बोलना है कि तुम उस सॉइल की टेस्टिंग करा लो। इससे आपको पता चलेगा आपकी सॉइल की कंडीशंस क्या है एट प्रेजेंट। समझ गए? अगर सॉइल में फॉर एग्जांपल आप बताता हूँ, एक नॉर्मल टर्म बताता हूँ, पीएच सुना है आप लोगों ने? पीएच होता है, आप देखिए ब्लड ब्लड का पीएच रहता है ना, पीएच मतलब क्या होता है? वेरी नाइस। अगर ब्लड का पीएच थोड़ा इधर उधर हो गया तो क्या होगा? यू विल बी, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या मरने के चांसेस रहते हैं उनको। वैसे सॉइल का भी पीएच होता है। अगर पीएच एक नॉर्मल पीएच होना चाहिए, नॉर्मल पीएच से कम है और ज़्यादा है तो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब होती, बिकॉज जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, इट्स डिपेंड अपॉन द पीएच। समझ गया ना? हमारे शरीर में भी जितने भी केमिकल रिएक्शन हो, देखो एसिडिटी हो गई, दैट मीन्स हमारा बॉडी की पीएच कम हो गया। तो जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं आइदर सॉयल आर ह्यूमन, आई एम टेलिंग यू दैट सॉयल इज आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नॉट अ डेड, बिकॉज में मिलियंस माइक्रोब्स उसमें रहते हैं। तो जब पीएच डिस्टर्ब हुआ तो उसकी जो केमिकल रिएक्शन हो गया विल बी डिस्टर्ब। सो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हो गया? फर्स्ट, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई। दूसरा, जो माइक्रोब्स चाहिए, माइक्रोब्स तो रहते हैं ना सॉइल में, वही तो खाद बनाते हैं ना, पता है ना आपको? आपने जो कंपोस्ट डालते हो खेत में, वो झाड़ ऐसे थोड़े खा लेगा। आप बताओ, हमारे घर में चावल रहता है तो हमारे घर में उसको हम पकाते हैं तब तो खाते हैं। वैसे ही जब हम कंपोस्ट डालते हैं तो वो जो माइक्रोब्स होते हैं उनको पकाने का काम करते हैं और प्लांट को देने का काम करते हैं। समझ? अगर माइक्रोब्स की क्वांटिटी कम होती है तो जो आपने डाला यूजलेस है। सपोज हमने बोला अरे चलो हमारे पास बहुत नारियल का झाड़ है और हमने वर्मी कंपोस्ट 20 रुपये किलो हिसाब से परचेस करके 10 किलो डाल दिया, 200 रुपये का। बट अगर उसमें फेवरेबल कंडीशंस नहीं है उसको डिकम्पोज करने के लिए, दैट इज बिकम ए यूजलेस, हाफ यूजलेस, 1/4 यूज। सो इसलिए उसको पीएच बराबर होना चाहिए टू, फर्स्ट टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, सेकेंड टू एनहांस द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। तो एक फीचर है, देयर आर 17 फीचर्स आर देयर लाइक दैट, मैं एक के बारे में बताया। तो जब तक आप सॉइल टेस्टिंग नहीं करेंगे यू डोंट नो वेदर योर सॉइल इज एसिडिक, वेदर इज सैलाइन और इट इज ए न्यूट्रल। सही है ना? सो देन सब न्यूट्रिएंट्स आर देयर, मैं आपको बाद में बताऊंगा उसकी क्वांटिटी कितनी होती क्या होती सब बताऊंगा। सॉइल टेस्टिंग करा लिया, देन लैंड, जब एक बार पता चल गया कि हमारी सॉइल अच्छी है, देन हम लैंड प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे कैसे लैंड प्रिपरेशन करना होता है। लैंड प्रिपरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप गांव में देखिए फार्मर जब प्लाविंग करता है तो एक करेक्ट टाइम पे करता है, तो किसी भी टाइम पे नहीं करेगा। जैसे अभी मान लो राइस कटा है, पानी लगा है, अगर इस समय प्लाविंग कर दिया तो क्या होगा? बड़े बड़े स्टोन बनेंगे, ड्राई होगा तो स्टोन बन जाएंगे ना इसके मिट्टी के। ठीक है, तो अगर मॉइस्चर एक ऑप्टिमम मॉइस्चर पे ही हम उसको प्लाविंग करते हैं ताकि वो फ्राइबल है, छोटे छोटे बने। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। वो कैसे न्यूट्रिएंट, अगर कोई सॉइल कैसी है तो उसमें कैसे, अगर एसिडिक है तो कैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे, सैलाइन है तो कैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे, और नॉर्मल है तो कैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है। अभी सॉइल टेस्टिंग करने के लिए क्या हमको करना है? पहले सॉइल सैंपलिंग लेना है। ठीक है, सैंपलिंग एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए। आप देखेंगे, आप जब हम ब्लड का सैंपल लेते हैं
तो अगर निमोनिया होगा तो उसका सैम्पलिंग का मेथड अलग रहता है, ट्यूबरकुलोसिस है तो उसका सैम्पलिंग का मेथड अलग रहता है ना। तो यहाँ भी आपको प्रॉपर सैम्पलिंग का मेथड फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास लेस देन 1 एकड़ लैंड है तो उसका मेथड अलग रहेगा, मोर देन 1 एकड़ है उसका मेथड अलग रहेगा, क्रॉप वाइज ये डिफरेंट भी होगा, वो हम बताएंगे आपको आगे। उसके बाद क्या करते हैं, हम उसकी एनालिसिस करते हैं। वंस सैंपल हो गया देन एनालिसिस कर सकते हैं, जो भी मेथड होते हैं एनालिसिस के। उसके बाद फिर एनालिसिस करने के बाद जो भी रॉ वैल्यू मिलती है डाटा, उसको हम कैलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नाउ किस लोकेशन से करेंगे, थोड़ा लोकेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास छोटा किचन गार्डन है, 100 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर, 500 स्क्वायर मीटर, आपको चाहिए तो पीपीटी हम दे देंगे, किसी को चाहिए तो वहाँ से 4 कॉर्नर से जैसा हम करते हैं और एक सेंटर से ले लेते हैं, समझ गए। 4 कॉर्नर और एक सेंटर से, नहीं तो जिग जैग लेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, क्यों 4 कॉर्नर से एक ही जगह से क्यों नहीं ले सकते, क्यों इतना मेहनत करने की ज़रूरत है, 4-5 सैंपल क्यों लेना चाहिए, एक ही जगह से ले लिया तो काम खत्म हो गया ना क्यों चाहिए, बताइए। क्यों हम बोले कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है और हमने 4 कॉर्नर से और एक सेंटर से लिया या 3-4 जगह से लिया, ऐसा क्यों, एक ही जगह से क्यों नहीं उठाएंगे। एक बहुत अच्छा इसमें क्वेश्चन है, जो कि थंब रूल है, समझ जाएंगे आप लोग, फिर मिट्टी को भी समझ जाएंगे। बताऊं, आप देखिए जब आप झाड़ लगाते हैं तो कुछ जगह झाड़ बहुत अच्छा होता है और उसी खेत में कुछ जगह झाड़ अच्छा नहीं होता है, देखा है, देखा है कि नहीं देखा है। सब्जी लगाया तो आपके पास खेत है फॉर एग्जाम्पल इतना, तो कुछ बैगन अगर ब्रिंजल ही लगाया, चिली लगाया, तो कुछ चिली अच्छा हुआ और कुछ चिली अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ तो रीज़न होगा ना। क्योंकि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो एक बराबर नहीं होती है, जो यहाँ की फर्टिलिटी है वो वहाँ की नहीं होगी, कुछ तो डिफरेंट होगा। सो उसको होमोजिनाइज करने के लिए 2-3 जगह से सैंपल लेते हैं, समझ गए। अगर एक जगह से लिया, वहाँ की सॉइल बहुत अच्छी है तो रीडिंग में क्या होगा, अच्छा दिखेगा। लेकिन जो उसके साइड का जो फील्ड है या उसके थोड़े बगल के 1-2 मीटर में, तो वो तो बराबर नहीं है, वहाँ झाड़ तो बराबर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स सम प्रॉब्लम है। तो इसीलिए 4 कॉर्नर ऑन 1 सेंटर से हम बोलते हैं, सो मेक ए होमोजेनाइज, सो प्रॉपर करेक्ट सैम्पलिंग होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ, किससे कौन से मशीन ने, ये तो बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हमारे घरों में जो रहता है पिकास और फावड़ा, उससे निकालते हैं। हम लोग खुद जाते हैं सैंपल के लिए ना, तो पिकास से निकालते हैं, नहीं तो फावड़ा, मिट्टी अगर घट है तो पिकास लेते हैं और नहीं तो फावड़ा से। कैसे निकालेंगे बताएंगे आगे, ठीक है। किस, जैसे मैंने बताया कि 4 जगह और एक सेंटर से लेते हैं, लेकिन वो प्लेन एरिया के लिए है। अगर काजू का झाड़ है जो कि हिली टाइप का है, उस कंडीशन में क्या करना, सुपारी प्लेन है, वहाँ तो बराबर 4 कॉर्नर, एक भात है प्लेन है, सब भाजी है, वहाँ से 4 कॉर्नर एक सेंटर से ले लिया। लेकिन काजू का झाड़ है, वहाँ पे कैसे करते हैं, क्योंकि हिल है तो जैसे सॉइल की फर्टिलिटी होती है ना, टॉप की फर्टिलिटी कम रहेगी क्योंकि बारिश के साथ मिट्टी बह के, तो नीचे की मिट्टी अच्छी रहेगी, ऊपर की मिट्टी खराब होती है। तो उसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं अपने अनुसार, फिजिबिलिटी के अनुसार। फिर उसमें से 2-2 3-3 जगह से, टॉप से, मीडियम मिडिल पोर्शन से और बॉटम से, ठीक है। तो ऐसा 3 सैंपल निकालते हैं जब हिली टेरेन रहता है तो, सो दैट वो करेक्ट उसकी फर्टिलिटी पता चलेगी। नहीं तो आपने किसी जगह एक जगह से निकाल लिया तो टॉप की फर्टिलिटी विल बी डिफरेंट एंड जो नीचे की रहेगी दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है। इसलिए जैसा हिल के अनुसार वो अपने सैम्पलिंग करना है। क्लियर, कैसे निकालेंगे, ये 2 मेथड है, सॉइल ट्यूब और इसको हम छोड़ेंगे, जो हम लोग करते हैं पिकास से और स्पेड से, उसमें करेंगे। देखिए इसमें वी शेप गड्ढा बनाया है ना, वी शेप गड्ढा बना के स्लाइस कट किया है। अभी हम क्यों वी शेप बनाया, हम तो ऐसे नॉर्मल भी गड्ढा बना के दे सकते हैं, ऐसा वी शेप क्यों बनाया हमने, थोड़ा दिमाग लगाएंगे।
अगर जनरली फार्मर क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वैसे गड्ढा खोद के और मिट्टी ला के हमको दे देता है, लेकिन उसमें मिस्टेक है। मिस्टेक क्या होता है कि ऊपर की मिट्टी ज़्यादा आती है और नीचे की मिट्टी कम आती है। राइट? सो उससे क्या होगा, ऊपर की मिट्टी हमेशा अच्छी होती है, नीचे की मिट्टी थोड़ी वो रहती है, तो हमको तो नीचे का भी जानना है। तो जब आपने वी शेप गड्ढा मारा और उसके बाद एक स्लाइस कट कर लिया तो एक यूनिफॉर्म लेयर आपको मिलेगा। तो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जैसा होता है। तो जितना टॉप कट किया उतना ही मिडिल का कट करते हैं। समझ गया ना? तब इसमें होमोजिनिटी रहती है। समझ गया? अगर उस पर गड्ढा मारा तो फिर सैंपल रॉन्ग होता है। सो दिस इज द करेक्ट मेथड। यू मेक ए वी शेप पिट एंड देन वन स्लाइस यू हैव टू कट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। इज इट क्लियर? डेप्थ बताता हूँ कितना डेप्थ होना चाहिए गड्ढे का, आगे बताएंगे। देखिए, अगर आपने राइस लगाया है, ग्राउंडर लगाया है, या कोई भी सीरियल क्रॉप लगाया है, कोई भी सीरियल क्रॉप, हाँ, जो सीरियल क्रॉप मीन्स कार्बोहाइड्रेट रिच क्रॉप, उसको जो डेप्थ होगा वो 15 सेंटीमीटर। ठीक है? अब ये भी पूछ सकिए 15 सेंटीमीटर क्यों, 20 सेंटीमीटर सर क्यों नहीं रख रहे हैं, 1 मीटर क्यों नहीं रख रहे हैं, वाई आर कीपिंग ओनली 15 सेंटीमीटर? आपको अच्छा लग रहा है इसलिए रखा है क्या? कुछ तो रीज़न होगा क्यों 15 सेंटीमीटर रखा है, या कोई 15 ऐसा न्यूमेरिकल नंबर है। न्यूमरोलॉजी आप लोग जानते पढ़ते कि नहीं, वास्तुशास्त्र में रहता है। तो 15 क्यों लकी नंबर है मेरा? बिकॉज जो रूट का जो डेप्थ होता है, जो रूट का डेप्थ होगा, आपने देखा होगा जो राइस का जो रूट का डेप्थ होता है वो कितना रहेगा हार्डली? कभी उखाड़ के देखा आपने राइस का? हार्डली 10 से 15 सेंटीमीटर ही नीचे जाता है। इट इज़ नॉट लाइक cashew, it is not like coconut, it is not like arecanut. So that's why depend upon the root length we are going to keep depth. Clear? तो राइस का 15 से 20 सेंटीमीटर मोटा मोटा रखते हैं। सेकेंड, शुगर। अब देखिए वेजिटेबल्स का डेप्थ कितना रखना है? 25 to 30 सेंटीमीटर। अब मैं 25 to 30 क्यों बोला? जैसे राइस का रूट का जो डेप्थ होता है 10 से 15 सेंटीमीटर या 15 से 20 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन वेजिटेबल्स, अपने बैगन को कभी उखाड़ के देखिए प्लांट, उसका रूट नीचे तक जाता है, देखा है ना? सो उसके अनुसार हम डेप्थ मारते हैं, पिट मारते हैं। तो ऑलमोस्ट 25 टू 30 सेंटीमीटर पिट बनेगा। वेयर एज अगर आपने फ्रूट एंड प्लांटेशन का लिया तो 60 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। अब मैंने दो लिखा है, 60 एंड 19। 16 क्यों? क्योंकि जहाँ पे मिट्टी बहुत घट होती है वहाँ पे अगर सैंपल निकालने में ना हाथ में छाले आ जाते हैं। जब आपने काजू में जाके सैंपलिंग करते हैं ना, तो जब पिकास मारने पे पूरा हाथ में छाले जाते हैं। 19 सेंटीमीटर वहाँ पे है जहाँ पे स्टोन्स नहीं है। तो जितने भी पेरिनियल क्रॉप्स हैं, फ्रूट क्रॉप हैं, एडवाइस हम करते हैं कि 1 मीटर तो किताब में लिखा हुआ, लेकिन कभी कभी किताब का नॉलेज फील्ड में नहीं लगता है, फील्ड में प्रैक्टिकली नॉलेज चलता है। तो 60 सेंटीमीटर वी आर गोइंग टू एडवाइस फॉर दैट। ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े, नहीं तो बंद कर देते हैं, बोर हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? प्रोसीजर क्या, कैसे करेंगे? हमने सैंपल निकाल लिया 5 जगह से, कहाँ कहाँ से? 5 जगह कहाँ से लिया? और एक सेंटर से। मुझे लगता है भूख लगा है, हाँ सब ऐसा जो ठीक है, तो कॉर्नर से और एक सेंटर से ये। नहीं, कोई बात नहीं। नॉलेज अगर आपको गेन हुआ तो आपको ही बेनिफिट होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, आपको बेनिफिट रहेगा। कहीं आप लोग भी किसी को बता सकते हैं इसके बारे में। तो उसके बाद अब उसको मिक्स करेंगे, ठीक है? मिक्स करने पे देखिए, इसको डायग्राम इसको थोड़ा देख लीजिए। हमने 3-4 जगह से सैंपल उठाया, या जिग जैग या 4 कॉर्नर एक सेंटर से। दूसरा, हमने थोड़ा उसको क्लीन कर दिया, तो कि वीड वूड जो होगा, स्टोन्स होगा, निकाल दिया। देन वी शेप गड्ढा मारा, ठीक है? क्लियर? देन उसके बाद एक स्लाइस कट किया। ये पूरा डायग्राम बहुत क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद हमने चारों कॉर्नर और एक सेंटर को मिक्स किया।
उसके बाद इसको हमने फैला दिया पेपर पे, ठीक है। फैलाने के बाद उसमें हमने प्लस का साइन मार दिया। अभी पूछ सकते सर वाई यू मेड द प्लस का साइन, ठीक है। क्या करने के लिए, क्योंकि जब आपने 4 कॉर्नर 1 सेंटर से लिया तो क्वांटिटी सॉइल की ज़्यादा हो जाती है, ऑलमोस्ट 1.5 kg के आसपास। हमको उतना नहीं चाहिए, आई वॉन्ट ओनली ½ kg। सो उसको प्लस का साइन मारा उसमें टू रिड्यूस द क्वांटिटी। सी, सो लास्ट अपने फोटोग्राफ देखिए, उसमें 2 को क्रॉस किया है और 2 को लिया है, तो किसी एक साइड से रखेंगे और 2 को निकाल के थ्रो करेंगे। सो दैट इज वन साइंटिफिक मेथड टू रिड्यूस द सैंपल। इसको बोलते हैं क्वार्टरिंग ऑफ द सैंपल। जब आपने सैंपल, हम जैसे इवन इसका इसमें भी होता है, जब आप फूड ग्रेन का सैंपल लेने जाते हैं, वीट का, राइस का सैंपल, कोई ये फूड जो फूड ऑफिसर होता है ना, तो वो भी ऐसे मेथड फॉलो करते हैं, उसको क्वार्टर करता है, क्वांटिटी को रिड्यूस करता है बाई फॉलोइंग दिस क्वार्टरिंग मेथड। उसके बाद बैग में डाल के फिर उसको टाइट करके योर नेम, मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल है वो पूरा, विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, कौन सा वेजिटेबल्स लगाया है, पहले कौन सा था, दैट यू गिव टू द लेबोरेटरी एंड देन लेबोरेटरी विल टेस्ट करने के बाद आपको ये सारे, आपको ऐसा कार्ड देता है, ऐसा सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड होता है, जैसे बोला ना हेल्थ, तो सॉइल का भी हेल्थ होता है, ठीक है। तो ऐसे कार्ड देगा, कार्ड में आपको जैसे एक साइड जो भी आपका स्टेटस है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, अभी देखिए उसका पीएच देखिए 5.9 है, दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, 5.9 बहुत थोड़ा छोटा है, दैट इज एसिडिक, ठीक है। तो इसको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। और इसी तरह अदर पैरामीटर कुछ लो है, कुछ हाई है, तो अकॉर्डिंग टू द सॉइल वी आर गोइंग टू गिव द रिकमेंडेशंस। ये इनके रेटिंग चार्ट है, देख लीजिए। अगर पीएच लेस देन 5.5 होता है तो इसको हम बोलते हैं एसिडिक सॉइल। 5.5 to 6.5 होता है, दैट इज स्लाइटली एसिडिक सॉइल। 6.5 to 7.5 रहा, दैट इज ए न्यूट्रल सॉइल, मीन्स दैट इज द गुड सॉइल और नॉर्मल सॉइल। फिर आगे बढ़ा 7.5 to 8.5 हुआ तो फिर एल्कलाइन हो गया, एबव हो गया तो मोर एल्कलाइन, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर। देन पीएच हो गया, देन ये न्यूट्रिएंट का रेटिंग चार्ट। आगे जाएंगे, इसमें थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। ये हमारा एक मोटा मोटा सॉइल का हमने बताया, ठीक है। अगर आपको चाहिए प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन देना तो कल हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा सकते हैं, ठीक है। क्लियर? कुछ डाउट तो, राइट, कुछ डाउट है? नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नौ, लैंड का प्रिपरेशन करना है। अभी हमने देख लिया कि हमारी उस जगह की जहाँ पे हमको न्यूट्रिशनल गार्डन बनाना है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, अच्छी है, तो हमने उस एरिया को सेलेक्ट किया, देन उसको प्रिपेयर करना है, लैंड को प्रिपेयर करना है। लैंड को प्रिपेयर भी करना है, दिस इज वन काइंड ऑफ आर्ट्स, ठीक है। उसको कैसे आपको प्रिपेयर करना है, पहली बात तो एरिया आपने दिमाग कर लिया, फॉर एग्जांपल 1000 मीटर स्क्वायर एरिया है या 500 स्क्वायर मीटर एरिया है जहाँ पे आपको न्यूट्रिशन गार्डन का मॉडल बनाना है। वहाँ पे पहले आपको क्लीनिंग कर लीजिए, ठीक है। स्टोन्स निकाल लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे स्टोन्स निकाल लीजिए, ठीक है। देन डिगिंग कर लीजिए, ठीक है। डिगिंग इज़ वेरी वेरी, अगर प्रॉपर डिगिंग नहीं किया ना तो फिर भी ग्रोथ हैम्पर करता है। फॉर एग्जांपल आपने बता रहा हूँ, आपने बोला आपके यहाँ लेमन का ग्रोथ नहीं होता, अभी यहाँ से रिलेटेड है। देखिए क्या होता है, ग्रोथ जैसे मैं बताया, सॉइल एक मीडियम है। सॉइल क्या होता है, सॉइल इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट, उसके साथ साथ और भी चीज़ें प्रोवाइड करता है, क्या? ऑक्सीजन, पता है आपको? सॉइल इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू द प्लांट। सुना है कभी आप लोगों ने? नहीं सुना है? अभी हमको इन्वायरमेंट ने, नेचर ने दिया ऑक्सीजन, अगर हमको रूम में ऐसे बंद करके रख दिया जाए तो क्या आई कैन, वेदर आई कैन बी सर्वाइव? नो। सेम प्लांट में भी होता है। सो प्लांट टेकिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द रूट बाय द सॉइल इन दिस। तो अगर सॉइल में फेवरेबल क्लाइमेट, प्रॉपर एरेशन नहीं हो रहा है तो प्लांट का ग्रोथ हैम्पर्ड होगा। तो इसीलिए डिगिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका लेमन का ग्रोथ नहीं हो रहा मैडम ना, बेसिन बनाओ, थोड़ा डिग करो उसको,
पानी डेली देते हैं, कैसे करते हैं? पानी देना बंद कर दीजिए। जब एक्सेस पानी आपने दिया तो क्या होगा, उसका ग्रोथ बहुत होगा और फ्लावरिंग फ्रूटिंग हैम्पर्ड होगा। डिगिंग करने के बाद थोड़ा उसको न्यूट्रिएंट डालिए। टेस्ट कराना है तो करा लीजिए, हमारे यहाँ लेबोरेटरी है, नहीं तो 1919 फर्टिलाइजर आता है, सुना है ना? 90 सबसे इजी का मैं बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे आते हैं जो इजीली मिलता है और इजीली। हाँ मैडम, यूरिया, डीएपी, पोटास, लेकिन उसका क्वांटिटी कम रहता है। आपने एक्सेस भी डाला तो प्लांट विल नॉट बर्न। कभी क्या होता है, बीइंग ए लेमैन हमको आइडिया नहीं है, हमने उसको बोला यूरिया डाल दो, डीएपी डाल दो और पोटास डाल दो, उसमें 50% रहता है, तो थोड़ा भी एक्सेस डाला तो प्लांट विल बी बर्न। तो 1919 डाला, कंपोस्ट डाला, आपने कभी उसमें डाला नहीं है ना मैडम? केवल यूरिया डाला है। कब डाला था मैडम? 1 महीना हो गया। थोड़ा ग्रोथ इसमें जरूर आएगा, 100% आएगा। हाँ लीफ, देखिए जब किसी चीज़ को आप न्यूट्रिएंट नहीं दोगे, हमारे घर में हमारा बच्चा है, अगर हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं देंगे तो उसका ग्रोथ कैसे होगा? और यहाँ की जो बताए, यहाँ पे जो सॉइल है ना, उसको न्यूट्रिएंट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? तो और यूरिया को छोड़ के उसको बैलेंस डाइट दीजिए। जैसे हमने 19-19-19 बोला, मतलब तीनों बोला, 3 बार 19-19 बोला, दैट मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। सो तीनों, अभी आपने जो यूरिया डाला तो उससे लीफ का ग्रोथ होगा बट फ्रूट नहीं होगा। तो फ्रूट बढ़ाना है तो पोटास भी डालना है और फास्फोरस भी डालना है, समझ गए? जैसे हमको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, हाँ, और सब कुछ है, इजी में जिसने बोलता हूँ वो डालना। सो आपको प्रॉपर डिगिंग करना है, ठीक है? डिगिंग विद द हेल्प, अगर एरिया बड़ा है तो ट्रैक्टर से करते हैं, नहीं एरिया छोटा है तो विद द हेल्प कोई लेबर लेके पिका से, फावड़ा से कर लिया। डिगिंग करने के बाद अच्छे से लेबल करना बहुत ज़रूरी है। अगर लेबल नहीं किया तो पानी जहाँ रुका वहाँ पे फंगस का, गोवा में फंगस का प्रॉब्लम बहुत है, आपको पता है क्यों? नहीं, वो मिट्टी में लेवल तो एक और फैक्टर है। आप बताइए फंगस किस मीडियम पर ग्रोथ होता है? नहीं, ह्यूमिडिटी एक और मीडियम है। क्यों फंगस ज़्यादा ग्रोथ होता है गोवा में, क्यों? एक और इनकेस ऑफ एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। फंगस का अगर आप पीएच देखोगे तो किस मीडियम में ग्रोथ होता है? हमेशा एसिडिक मीडियम में फंगस ग्रोथ होता है, वेयर एज बैक्टीरिया ग्रो इन स्लाइटली सैलाइन मीडियम, है ना? अब देखो यहाँ पे दोनों फैक्टर है। एक फैक्टर तो हमारी ह्यूमिडिटी है, जो आपने सही बोला। दूसरा फैक्टर जो हमारा सॉइल का जो पीएच है, दैट इज फेवरेबल टू द फंगस। इसलिए यहाँ पे फंगस, जो बैक्टीरिया, जो फंगल विल्ट होता है ब्रिंजल में, आपने देखा होगा, ब्रिंजल आपने लगाया, 10 ब्रिंजल लगाया और 4 बचा 6 मरा, लगाया कि नहीं लगा? ऐसे मरता है जैसे उसको पानी नहीं मिला है। तो क्या करता है, फंगस अंदर जाके चौक कर देता है। So that is the reason why the fungus growth is more in Goa compared to the other. क्लियर हुआ ना? तो लेवल रखना है, लेवल रखा तो पानी निकल जाएगा, ठीक है? सॉइल का पीएच भी मेंटेन रखना है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। इसलिए कभी भी जब भी आप सब्जी लगाइए तो ऑर्गेनिक फंगिसाइड, अपने घर में करते हैं तो ऑर्गेनिक फंगिसाइड हमेशा डाल के रखें। हमारे घर पे सब्जी लगा, अभी तांबड़ी भाजी फॉर एग्जांपल लगाया, बहुत सारे तांबड़ी भाजी मर जाते हैं, बहुत सारे ऊपर आते हैं, बहुत सारे, है ना? लगाते कि नहीं आप लोग तांबड़ी भाजी? लगाया है? तांबड़ी भाजी इज़ वेरी गुड, लगाना भी चाहिए, थोड़ा भी एरिया है तो लगाइए। आज मैंने आर्टिकल्स पढ़ रहा था, सुबह मैं उठा तो एक पॉड में एक साइंटिस्ट ने 10-12 वेजिटेबल्स लगाए एक ही पॉड में, एक ही पॉड में। फॉर एग्जांपल उसने चिली लगाया, अब चिली का रूट कितना जाता है वो देखने का है, अकॉर्डिंग टू द रूट डेप्थ, ताकि न्यूट्रिएंट का कंपटीशन ना हो, उसने लगाया। फिर मूला डाल दिया उसी में, अब मूला का रूट अलग है इसका, तो न्यूट्रिएंट का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। बस हमको जैसे फॉर एग्जांपल एक थाली है में 4 लोग बैठे हैं खाने के लिए, तो सबको खाना बराबर नहीं मिलेगा, लेकिन उसको सिस्टमेटिक करके देना है तो सबको मिलेगा। तो वैसा ही फिर उसमें कोतंबीर भी डाल दिया, कोतंबीर का रूट आप देखो बहुत छोटा होता है। तो इस तरह करके दैट वो एक मेथड्स है, और दैट इज वर्टिकल गार्डनिंग, उसको हम बताते हैं। सो आप थोड़ा कभी भी ऑर्गेनिक फंगिसाइड डाल के रखिएगा, जैसे ट्राइकोडर्मा हर जगह मिलेगा, हमारे यहाँ भी मिलता है। जब भी किचन गार्डन करते हैं वो ट्राइकोडर्मा आइदर यू कैन पाउडर पूरा स्प्रेड कर दीजिए, या कंपोस्ट में मिला के कंपोस्ट के साथ डालिए, नहीं तो 1% सोल्यूशन बना के ड्रेन
सो दैट विल बी हेल्प टू योर, नहीं तो कितना भी आपने बोला, कितना भी डाला, बहुत सारे मर जाते हैं बिकॉज ऑफ फंगस। ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर होगा उस साइड का। और पिलार में तो बहुत कॉमन है फंगल डिजीज, वहाँ पे बहुत लोग करते हैं, ब्रिंजल करते हैं, बहुत अगासी मगासी में बहुत ब्रिंजल करते हैं, तो बहुत विल्टिंग इज वेरी कॉमन ओवर देयर। तो ट्राइकोडर्मा ट्रीट करके ब्रिंजल लगाना है, चिली लगाना है, या टमाटो कोई भी लगाना है। ठीक है, बीच बीच में ये भी करना चाहिए, जब आप ये लगाते हैं तो मैरीगोल्ड का प्लांट भी लगाना चाहिए। मैरीगोल्ड पता है ना, मैरीगोल्ड क्यों लगाते हैं? मैरीगोल्ड से क्या होता है, जो उससे केमिकल रूट से निकलता है वो फंगस की क्वांटिटी को कम करता है। दूसरा, रूट नेमाटोड्स, एक नेमाटोड होता है, पता नहीं आपने सुना होगा। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने घर पे ये लगाया था, बॉटल गार्ड लगाया था क्वार्टर्स में, मैं रहता था। तो बहुत अच्छा फ्लावर फ्रूटिंग होता था, लेकिन ना फ्लावर होता था लेकिन फ्रूट उसका गिर जाता था, बहुत अच्छा होता था, और उसमें फंगस का भी प्रॉब्लम नहीं था। तो फिर मेरी मिसेस ने बोला है कितना ज़्यादा फ्लावर आ रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, और आप दूसरे घर को, दूसरे को गाइड करते हो, आपके घर का खुद ही सही नहीं है। तो मैं बोला ठीक है देखते, मैं भी बहुत ट्रीटमेंट दिया, बहुत फंगिसाइड दिया, बहुत दिया, लेकिन बीमारी क्या थी और दवा दूसरा दे रहा था मैं। तो बीमारी पहले पकड़ आनी चाहिए ना, हम दवा दूसरा दे रहे थे। मैंने बोला चलो इसको उखाड़ के फेंक देते हैं, जब हो ही नहीं रहा तो उखाड़ के फेंक देते हैं। जब उखाड़ा तो उसका जो रूट था इतना मोटा मोटा गांठ था, दैट इज कॉल्ड रूट नेमाटोड्स। तो एक कीड़ा होता है जो अंदर रूट को ट्यूबर बनाता है, तो न्यूट्रिएंट नहीं ले, तो वो डालना है ट्राइकोडर्मा। नीम केक डालना है, उसके लिए नीम केक भी यूज़ करना चाहिए। जब भी आप किचन गार्डन करती हैं ऑलवेज पुट द नीम केक। और मैरीगोल्ड डाला ना तो उससे ये नेमाटोड की जो नंबर है कम होते हैं। तो बीच बीच में ना, वो तो सुंदर भी दिखेगा, आपका गार्डन सुंदर भी लगता है, या तो बंड पे लगा दीजिए और नहीं तो बीच बीच में मैरीगोल्ड डालिए तो अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं किचन गार्डन का, तो एक दिन मैंने, ठीक है, लैंड प्रिपरेशन कर लीजिए, फिर अपना लेआउट बना लीजिए। आप अपने डिजाइन से लेआउट बना सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगता है। अभी देखिए, राउंड भी बना सकती हैं, ट्राइंगल भी बना सकती हैं, रेक्टेंगुलर भी बना सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमको रेक्टेंगुलर ही बनाना है, आपको जैसा अच्छा लगता है, जैसा सो आपको सुंदर दिखा, प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखा दीजिए, वैसे बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब भी लेआउट बनाइए तो ध्यान देने की बात है कि जो भी हमको डेली रिक्वायरमेंट है वो उस लेआउट से आनी चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द सनलाइट। जैसे घर हम बनाते हैं ना, वास्तु के अनुसार बनाते हैं, पता कि नहीं पता है, लिखा होगा हिंदू रीति रिवाज में जो हम घर बनाते हैं वास्तु को फॉलो करते हैं। और वास्तु इज अ साइंस, इट इज नॉट ए काइंड ऑफ जादू टोना। वो एयर का मूवमेंट और सनलाइट का मूवमेंट वो फॉलो होता है उसमें। तो यहाँ भी वही चीज़ लगेगा, जब भी आप कोई प्लांट लगाए तो बिगर प्लांट किस डायरेक्शन में लगाना है वो ध्यान देने की बात है। जैसे आपने देखा घर में अगर हम नारियल लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, तो मोस्टली नारियल हम क्या करेंगे, घर के पीछे वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में लगाते हैं, और साउथ डायरेक्शन में लगाते हैं। ये बिगर प्लांट लगाने का कंडीशन है, क्योंकि उधर सनलाइट कम मिलता है। राइट, सही है ना। घर के सामने बड़ा बड़ा नारियल का झाड़ नहीं लगाते। ठीक है, उसके बाद जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में डालते हैं, जैसे बनाना हो गया, आंवला हो गया, ड्रमस्टिक हो गया, ऐसे। तो इसमें भी वही है, जैसा जो पपाया, लेमन हो गया, ये सब जैसा हाइट के अनुसार एंड सनलाइट के अनुसार उसको हमको लेआउट में फिट करना होता है। हम उसके बाद जो भी आपने ये बेड बना लीजिए, जो भी वेजिटेबल्स लगाना है उसमें प्रोटीन भी आना चाहिए, उसमें फाइबर भी आना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी आना चाहिए। समझ गया, तो उसके अनुसार आपका आप डिसाइड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन लगाना है तो आपको कोई भी बीन्स तो लगाना ही पड़ेगा, लॉन्ग बीन, फ्रेंच बीन, हाँ, देन ब्रॉड बीन, बीन्स डाल दिया, देन क्लस्टर बीन, इज इट, ये सब प्रोटीन के सोर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट लगाने हैं तो क्या कार्बोहाइड्रेट के क्या सोर्स है वेजिटेबल्स में, बताइए। कार्बोहाइड्रेट के क्या सोर्स हैं वेजिटेबल में, अभी मैं बहुत बोल रहा हूँ, अब आप लोग थोड़ा बोलिए। हाँ, कार्बोहाइड्रेट के क्या सोर्स हैं वेजिटेबल्स में? आपने सुना वेजिटेबल्स तो बस मिनरल देता है, बट यू नो द वेजिटेबल इज गिविंग कार्बोहाइड्रेट आल्सो। बट पोटैटो तो यहाँ तो होगा नहीं, हम यहाँ की बात बता रहे हैं। वेरी नाइस, स्वीट पोटैटो इज वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके साथ क्या, सूरन इज वेरी न्यूट्रिशियस, वेरी हेल्थी फॉर द ह्यूमन बींग।
ठीक है। उसके साथ और क्या है, ऑल ट्यूबर क्रॉप्स, लेजर याम वो सब। आप देखो, आप रास्ते पर जाओगे तो देखोगे याम वाम बिकता रहता है ना। आप उसको अलग आपका नाम रखते होंगे, बड़ा सा रहता है ना, लंबा सा याम है, सूरन रहता है, हाँ दिसमाड़ी। तो दिस इज वेरी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो होना चाहिए आपके पास। प्रोटीन बता दिया, उसके साथ साथ जो भी मिनरल्स वगैरह जितने भी लीफी वेजिटेबल्स डाल दिया, तो उससे आपको विटामिन मिल गया। ऑल लीफी वेजिटेबल कंटेन विटामिन ए, पता है ना आपको सब। तो ये सब रहता है, तो ये सब आपको सिस्टमेटिकली फिट करना है ताकि सारी चीज़ हमारे घर पे आए। हमारे घर पे किचन, आपको बताऊँ, मेरी अपने घर का किचन में क्या होता है, पहले हम लोग क्या सोचते हैं कि आप अपने घर का पहले सही करो, बाद में दूसरे घर का सही। हमारे यहाँ किचन गार्डन में, हमारे घर पे बता रहा हूँ, मैं साकली में रहता हूँ। साकली में आप लोग कोई है साकली का? कोई नहीं हो? साकली में हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं। हाँ, तो हम लोग केवल हमारे घर पे कांदा, बटाट और मोस्टली टमाटर थोड़ा मोड़ा हम लोग बाहर से खरीदते हैं, और रेस्ट हम लोग खुद करते हैं। रीज़न है, एक तो प्राइस वेजिटेबल का बहुत महंगा है, सही बात है, सब कुछ पैसे पे निर्भर होता है, और दूसरा हेल्दी हो जाता है। नहीं, अगर प्राइस सस्ता होगा तो फिर हम क्यों करने, बोले क्यों करने जाएंगे। ये तो आप प्राइस, आप जाओ सब्जी खरीदने जाओ तो 500 आप ले जाओ, तो आपको बैग नहीं भरता। और मोस्टली आपने देखा है, मेरी मदर बोलती थी, इस सबसे ज़्यादा घर का पैसा उनके अनुसार दवा में जाता है, और नहीं तो सब्जी खरीदने में जाता है, और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। राइट है ना। तो अच्छा सब्जी लगाया, अच्छा हेल्थ रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसके अनुसार आप लगा लीजिए। ठीक है, ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, ड्रमस्टिक भी डाल देना चाहिए और सब। ठीक है, ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, थोड़ा बता देते हैं जल्दी जल्दी। ये जो कि प्लांट को चाहिए, जैसे नाइट्रोजन चाहिए, 17 न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। पता है ना आपको? 17। लाइक वी रिक्वायर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स। सेम प्लांट इस चीज़ को बनाने के लिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन जो भी है, 17 न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक दैट एडेबल फॉर अस। सो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस आपको पता होगा, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, एंड देन रेस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऑल दीज 14, एंड रेस्ट तो 3 बाहर से लेते हैं। ये जितने 14 एलिमेंट्स हैं सॉइल से लेते हैं, और इनकी क्वांटिटी सफिशिएंट होनी चाहिए, नहीं तो इट विल शो द डिफिशियंसी सिम्टम। तो उसके बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, मैं बाद में दिखा दूंगा, अभी तो टाइम नहीं। हमारी गोवा की सॉइल थोड़ा समझ लीजिए, मोटा मोटा एवरेज है जो मैं अपने 10 सालों में दिखाया। आपको पता है मोस्टली जो गोवा की सॉइल है रेड इन कलर, रेडिश कलर टाइप का है, लैटराइटिक सॉइल है। कुछ एरिया में सैंडी सॉइल भी है। जो सॉइल में हाई ऑर्गेनिक मैटर है, बट अवेलेबिलिटी टू द प्लांट इज वेरी लेस। यहाँ पे बोलेंगे हमारे सॉइल में तो बहुत ऑर्गेनिक मैटर है, फिर हम कंपोस्ट क्यों डालें? बिकॉज माइक्रोबियल एक्टिविटी इज वेरी लेस। क्यों? पीएच, our pH is less, so the microbial activity is less। अल्टीमेटली जो हायर ऑर्गेनिक मैटर है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। घर में बहुत सारा चावल पड़ा है, बनाने के लिए प्रेशर, तो ये गैस ना हो तो कैसे बनेगा? तो दिस माइक्रोब्स हेल्प फॉर द मेकिंग द कंपोस्ट इन ए एडेबल फॉर्म। और गोवा की जो सॉइल है एसिडिक है। हाई क्या है? आयरन, मैग्नीज एंड कॉपर है। लो क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, फास्ट हो जाएंगे। हाँ, अब मैनेज, अब ये कंडीशन हमने देख लिया, तो अभी न्यूट्रन को मैनेज कैसे करेंगे? आपके पास 3 सोर्स है मैनेज करने के लिए। एक, आइदर यू गो विद ऑर्गेनिक, और यू गो विद इनऑर्गेनिक, और यू गो विद फर्टिलाइजर। चौथा ऑप्शन है कि तीनों को मिक्स कर लो। ठीक है, आपने आजकल बहुत सुना होगा गोवा में कि गोवा में ऑर्गेनिक करेंगे। ठीक है, सो गो विद द कंप्लीट ऑर्गेनिक, उसके साथ गो विद द कंप्लीट इनऑर्गेनिक, ये गो विद द कंप्लीट बायो फर्टिलाइजर, या तीनों का कॉम्बिनेशन कर लीजिए। तीनों कॉम्बिनेशन किया तो अच्छा रिजल्ट आता है, यील्ड भी अच्छा रहता है। ठीक है, आपने केवल ऑर्गेनिक डाला तो जो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है वो 2-3 साल के बाद सही आता है, नहीं तो मीनवाइल विल बी लॉस, एंड फार्मर का लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि बीइंग अ फार्मर, क्योंकि हमको प्रैक्टिकली सोचना है, तो फिलॉसफी से काम नहीं चलता है, इट शुड बी प्रैक्टिकल। तो अगर उसको बोल दिया तुम, अगर फॉर एग्जांपल मैं मयम का एग्जांपल देता हूँ, कोई है मयम का, मयम बीचलिन का? बीचलिन मयम में क्या होता है? चिली लगाते हैं। वहाँ दिखाता हूँ, एक क्या होता है, एक फार्मर था, उसने बगल में गौशाला है, वहाँ के गौशाला के संपर्क में आके वो बोला कि हम वो प्योर ऑर्गेनिक करेंगे। ठीक है, उसने, और लोग दोनों मिक्स करके डालते हैं उधर, वो बोला कि हम प्योर ऑर्गेनिक करेंगे। कंडीशंस क्या हो गया
कि जब उसने ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक डाला तो उसका जो जो प्रोडक्शन था बहुत ही कम हो गया, क्रॉप पूरा एलोस हो रहा था क्योंकि क्रॉप को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा था जितना इसको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये सड़ेगा फिर जाके मिलेगा तो टाइम लगता है, तब तक उसका फेस निकल जाता है ना, 3 ही महीने या 4 महीने क्रॉप है चिली का। तो अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम में आ गया। देन ही कम टू मी, सर दिस इज़ द प्रॉब्लम, अभी इसको क्या करें। मैंने बोला एक काम करो, रात में ना चुपके से यूरिया डाल दो। तुमको ये ऐसा तुम डरते हो कि क्या, फर्टिलाइजर इज नॉट बैड फॉर हेल्थ। हमको एक बड़ा र्यूमर है कि आपको बैलेंस, अगर फॉर एग्जांपल 1 लीटर की जगह दूध की जगह पे हम 4 लीटर दूध पीने, क्या होगा, क्या होगा, डायरिया ही होगा। तो सेम वैसे ही यू शुड बी कॉम्बिनेशन, ऑर्गेनिक करना है बट स्टेप बाय स्टेप। सडनली कोई फार्मर प्रोडक्शन कर रहा है और उसको बोले नहीं नहीं तुम ऑर्गेनिक पे जाओ, ऐसा होता है, पॉलिटिशियन बोल दे, कोई लोग बोल देते हैं नहीं, फॉर एग्जाम्पल उसका लॉस होगा। उसको क्या करना है कि पहले 50%, फॉर एग्जाम्पल अभी वो 50-50 कर रहा है, तो नेक्स्ट ईयर क्या बोलेंगे, तुम क्या करो, हाँ थोड़ा 60-40 करो, नेक्स्ट ईयर करो 70-30 करो, थर्ड ईयर करो, ऐसा करके 3 साल के बाद यू कम टू द कंप्लीट पिक्चर। सो उसका सॉइल बिल्डअप हो जाता है उस ऑर्गेनिक सॉइल कंडीशन। सडनली इट इज़ नॉट साइंटिफिकली एडवाइजेबल, प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ, फिलोसफी में और बातों में कोई कुछ भी बोल दे, ठीक है। चलिए, तो आपको आइदर आपके ऊपर है। बायो फर्टिलाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गोवा। बायो फर्टिलाइजर इज नथिंग बाय माइक्रोबियल कल्चर। जैसे हमने बोला कि हमारे यहाँ इनएक्टिव बैक्टीरिया फंगस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हार्मफुल ज़्यादा हैं, अच्छे बैक्टीरिया फंगस की क्वांटिटी ये बढ़ाए, ठीक है, और अल्टीमेटली डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, ठीक है। ये ऑर्गेनिक के सोर्स हैं, ठीक है। इसमें हम एक चीज़ थोड़ा सा कवर करेंगे, वर्मी कंपोस्ट का, ये सब हम थोड़ा छोड़ेंगे। वर्मी कंपोस्ट आप लोग करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग डालते कि नहीं खेत में। वो अगर आपके पास नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का, हमारे पास यूनिट है, हम दिखा देंगे कैसे बनाना, प्रैक्टिकली वहाँ दिखा देंगे, आप घर में चाहें तो बना लें। दैट वर्मी कंपोस्ट यूटिलाइज टू योर किचन गार्डन। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो जो भी आपको हमारा यूनिट भी है वर्मी कंपोस्ट का, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो भी किचन वेस्ट है वो यूटिलाइज हो जाता है ना, अननेसेसरी आपको थ्रो करना पड़ता है बाहर या किसी एनिमल्स को खिलाना पड़ता है। तो खुद का किचन को जो भी वेस्ट निकलता है यू मेक इन कंपोस्ट फॉर्म और उसके बाद प्लांट को डाल सकते हैं। वो बता देंगे कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि एक दिन में पूरा सब कवर नहीं होता। तो ये एक मोटा मोटा एक आइडिया बना है, ठीक है। और भी कुछ भी आप प्रैक्टिकल है तो कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब तो आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड, ठीक है। और भी कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर खाने को जाएंगे। हाँ आपको अब मैडम को बोल दीजिए तो हम बता देंगे कैसे, दो तरह से, एक तो बैक्टीरियल कल्चर से भी डिकम्पोज कर सकते हैं, हमारे पास है माइक्रोबियल कल्चर, और वर्मी कंपोस्ट से भी कर सकते हैं। बैक्टीरियल से जो नॉनवेज है, चिकन है, फिश का है, वो होता है। वर्मी कंपोस्ट में केवल वेज मटेरियल होता है, तो दैट इज सेपरेट सेपरेट, ठीक है। ले लीजिए। 9146471418, राइट, 9146471418। तो कोई भी अगर प्लांट में कोई डिजीज भी आता है तो यू कैन व्हाट्सअप, टेक द फोटोग्राफ्स एंड सेंड, क्योंकि हमारे यहाँ कोई महाराष्ट्र से भी, गुजरात से भी आजकल व्हाट्सअप पे आते हैं, तो यही सभी ट्रीटमेंट उनका करते हैं, ठीक है। तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा यू कैन कम, ठीक है। थैंक यू, चलो।